उसके बाहर जाते ही राघव ने अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही वो लकड़ी का बॉक्स एकदम से चमचमाने लगा और फिर उसकी रोशनी से पूरा घर भर गया। राघव ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाया तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बॉक्स को छूते ही उसे जोर का झटका लगा, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो, और अचानक उसके सामने बॉक्स पर एक पूरा चांद उभर आया, जो देखने में पूर्णिमा का चांद तो था, पर उस चांद में खून के छींटे थे। ये देखकर राघव घबरा गया। ये चांद पर खून के छींटे, आखिर इसका मतलब क्या है? राघव ये सोच ही रहा था कि तभी उसे ईशा की आवाज आई, जीजू जल्दी आओ ना, आई नीड टू चेंज। राघव ने बॉक्स को अंदर रखा, लेकिन उसका ईशा के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए उसने स्नेहा को फोन कर ईशा के कपड़ों के साथ उसे उसके घर के सामने वाले पार्क में बुला लिया। लगभग 1 घंटे बाद राघव पार्क में पहुंचकर स्नेहा का इंतजार करने लगा, और कुछ ही समय में उसे स्नेहा सामने से चलकर आती नजर आई। वो हमेशा की तरह सुंदर और खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी, जैसे मानो उससे ज्यादा प्योर इस दुनिया में और कुछ हो ही ना। उसके मासूम से चेहरे पर एक चिंता थी और बड़ी सी आंखों में बेचैनी। उसने आते ही राघव से पूछा, ईशा कैसी है? चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ मामूली खरोच है और कुछ नहीं। 2-3 दिनों में वो घर वापस आ जाएगी। राघव ने स्नेहा की बेचैनी देख उसे कंफर्टेबल करते हुए कहा, और फिर पूछा, ईशा के कपड़े लाई हो? हाँ ये लो, पर तुम्हें नहीं लगता हमें ईशा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? स्नेहा ने राघव को कपड़ों से भरा बैग देते हुए पूछा, जिस पर राघव ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसका चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे अब मैं ऑफिशियली एक डॉक्टर बन गया हूँ। ये सुनकर स्नेहा ने कहा, ऑफिशियली मतलब? बहुत लंबी कहानी है। वैसे अगर तुम्हारे पास समय हो तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं, माय ट्रीट, और मैं वहां तुम्हें पूरी कहानी भी सुनाता हूँ। राघव की बात सुनकर स्नेहा खामोश हो गई। उसने 2 पल के लिए सोचा और कहा, नहीं, काफी देर हो चुकी है और मम्मी घर पर इंतजार कर रही होगी, मुझे वापस जाना चाहिए। स्नेहा की बातों से राघव को थोड़ी सी ठेस पहुंची, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि उनकी शादी स्नेहा की मर्जी के खिलाफ हुई थी और उस पर उसका कोई हक नहीं बनता। स्नेहा जब पलटकर वापस जाने लगी तो राघव ने उसे आवाज देते हुए रोका, स्नेहा रुको, हम तलाक कब ले रहे हैं? जब पिछली बार वो दोनों तलाक के लिए गए थे तो वहाँ राघव का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से राघव को तलाक के बारे में स्नेहा से बात करने का समय ही नहीं मिला। राघव अब अग्रवाल खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, और वो ये भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए, ताकि स्नेहा के लिए उसकी फीलिंग्स और आगे न बढ़ें। तलाक की बात सुनकर पता नहीं क्यों स्नेहा को मन ही मन बुरा लगा, और वो उसका कारण समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि राघव और उसके बीच में कुछ भी तो नहीं है। तभी उसने गुस्से में राघव के सवाल का जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछना पड़ेगा, पूछकर बता दूंगी। स्नेहा की बात सुनकर राघव थोड़ा मुस्कुराया और व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारी माँ लेती हैं। आज याद से अपनी माँ से पूछकर मुझे फोन पर बता देना। इतना बोलकर राघव गुस्से से पीछे मुड़कर वहां से चला गया। स्नेहा वहां खड़े खड़े राघव को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तलाक की बात सुनकर उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। आखिर तलाक कभी ना कभी तो होना ही था। राघव के जाने के बाद स्नेहा भी वहां से निकलकर अपने घर आ पहुंची, और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी माँ हॉल में उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ से आ रही है? उसे देखते ही गीता ने पूछा। मैं कुछ नहीं माँ, बस बाहर पार्क तक गई थी टहलने के लिए। स्नेहा ने घबराते हुए अपनी माँ के सवाल का जवाब दिया, जिस पर उसकी माँ ने नाराजगी जताते हुए कहा, बाहर कितनी ठंड है स्नेहा, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता है ना, मैं कुछ देर तुम्हें नहीं देखती तो घबरा जाती हूँ। ऊपर से तुम अपना फोन भी यहीं छोड़ कर गई थी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस वॉक पर गई थी और फोन छोड़कर नहीं गई थी, भूल गई थी, स्नेहा ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। ऊपर जाते हुए वो राघव के बारे में सोचे जा रही थी। तभी वो रुकी और पीछे मुड़कर गीता से पूछने लगी, माँ, मेरे और राघव के बारे में वो। राघव? तू अचानक राघव के बारे में क्यों पूछ रही है? गीता स्नेहा की बात काटते हुए उसके पास गई, उसे अपनी बाहों में पकड़कर संदेह से पूछा। गीता को लग रहा था कि आज से पहले तो कभी स्नेहा ने राघव की बात नहीं की, तो फिर आज क्यों? ऐसी क्या बात है? मैं बस इतना पूछना चाह रही थी कि क्या मेरा और राघव का तलाक होगा? जिस पर गीता ने स्नेहा की आंखों में देखते हुए बड़ी निश्चितता के साथ जवाब दिया, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन कब माँ? स्नेहा ने निराशा भरी आवाज में अपनी माँ गीता से पूछा। स्नेहा की बात सुनकर गीता मन ही मन मुस्कुराई और उसने स्नेहा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है स्नेहा,
तुझे भी उस राघव से तलाक की जल्दी है, तो चिंता मत कर, तेरा तलाक जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं। ये साल तेरी जिंदगी के लिए बहुत भारी है। तुझ पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका प्रूफ राघव ने एक बार पहले ही तेरी जान बचाकर दे दिया है। भगवान ना करे अगर कल को फिर से कोई मुसीबत तुझ पर आ पड़ी तो क्या होगा? कौन बचाएगा तुझे? और तेरे पापा भी इस तलाक के बिल्कुल खिलाफ हैं। स्नेहा के पास गीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, क्यों बाकी सब लोग मेरी जिंदगी का फैसला करते हैं और मैं खुद क्यों नहीं? शायद राघव सही बोल रहा था। तभी गीता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राघव की सोनल मेहरा जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान है। जरा सोच, इससे हमारा कितना फायदा हो सकता है। मेरा मतलब हमारी कंपनी और तेरे पापा का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने तलाक के 1 साल आगे टलने की बात सुनकर स्नेहा को मन ही मन खुशी महसूस हुई और वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गई। अच्छा स्नेहा, सुन जरा, अपनी बड़ी बहन और उसके पति को परसों शाम खाने के लिए इनवाइट कर लें। राघव को भी इनवाइट कर लेना, गीता ने स्नेहा से जाते हुए कहा। सोनल मेहरा से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे राघव की जरूरत थी, फिर चाहे वो उसे जितना भी नापसंद करती हो। दूसरी तरफ ईशा के घर में होते हुए राघव सोनल मेहरा के यहाँ जाकर उसके बेटे रोहन का इलाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोनल को फोन करके इलाज कुछ दिन आगे बढ़वा दिया। इन 2 दिनों में उसने बचे हुए पैसों से एक कंपनी से बात करके अपनी खरीदी हुई नई दुकान का इंटीरियर करवाया। दुकान खरीदते समय राघव ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब इस बार वो दुकान पर गया तो उसे महसूस हुआ कि दुकान काफी छोटी और दूसरे माले पर एक कोने में दबी हुई थी। किसी भी मरीज के लिए उस दुकान तक चल कर आना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन एक बार राघव का नाम फेमस हो जाए, उसके बाद दुकान की लोकेशन और साइज से फर्क नहीं पड़ता। मरीज खुद उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाएंगे। उसी शाम राघव घर पर बैठा हुआ उन जड़ी बूटियों से एक दवाई बना रहा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी ईशा ने राघव से पूछा, ये जड़ी बूटियों से क्या कर रहे हो? अब मत कहना कि तुम दवाई बनाना भी सीख रहे हो। वैसे ये बना किसके लिए रहे हो? सीख नहीं रहा, मुझे पहले से आती है। ये दवाई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। राघव ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ ईशा के सवाल का जवाब दिया। अपने एटीट्यूड से मजबूर ईशा ने अपनी भौहें ऊपर कर राघव की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, व्हाटएवर, वैसे स्नेहा का कॉल आया था तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हें कल शाम को घर बुलाया है। घर बुलाया है? लेकिन क्यों? राघव ने चौंकते हुए ईशा से पूछा। तलाक की बात करनी होगी, और क्यों? जिस पर ईशा ने बड़ी आसानी के साथ जवाब दिया और वहां से चली गई। यहाँ राघव मन ही मन सोचने लगा कि अभी 2 दिन पहले ही उसने स्नेहा को तलाक के लिए कहा था और आज उन लोगों ने उसे वहां बुला भी लिया। शायद उन्हें भी तलाक की उतनी ही जल्दी थी। अगली शाम राघव एक टैक्सी लेकर अग्रवाल विला पहुंचता है। जैसे ही वो टैक्सी से उतरता है कि तभी उसके सामने एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। वो दोनों ही देखने में सुंदर और क्लासी दिखाई पड़ रहे थे। उनकी उम्र लगभग 32 से 35 साल की होगी। जैसे ही उन दोनों ने राघव को वहां खड़े हुए देखा तो उस औरत ने घृणा के साथ राघव से कहा, ओह घर जमाई, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था ना। वो औरत स्नेहा की बड़ी बहन प्रीति थी और वो आदमी उसकी बहन का पति अजय। वो दोनों राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब राघव और स्नेहा के रिश्ते की बात हुई थी तो वो प्रीति ही थी जिसने सबसे पहले इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन इसका फैसला उसके पिता ने किया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई थी। लेकिन स्नेहा और राघव की शादी के बाद समाज में प्रीति का बहुत मजाक बनाया गया कि उसकी बहन की शादी एक मामूली गार्ड से हुई है। प्रीति की बात सुनकर राघव तिलमिला उठा, पर चुप रहा क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। पर प्रीति कहाँ चुप होने वाली थी। उसने फिर से राघव को ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? घर जमाई सुनना पसंद नहीं आया? वैसे तुम इस घर के चौकीदार भी तो हो। जाओ, जाकर हमारे लिए दरवाजा खोलो। राघव कुछ बोलता इससे पहले ही गीता वहां आ गई और बोली, प्रीति, ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन के पति से बात करने का? वो भी इस घर का एक सदस्य है, भूलो मत। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। गीता नहीं चाहती थी कि राघव वहां से चला जाए। गीता का बदला हुआ स्वभाव देखकर वहां खड़े सब लोग चौंक गए थे। राघव जानता था कि हो ना हो, लेकिन गीता के मन में उसे लेकर कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा तो प्रीति को ही लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई राघव से नफरत करता है तो वो उसकी माँ ही है। प्रीति आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही गीता ने उससे कहा, चलो अंदर आइए अजय जी, आप भी आइए। प्रीति और अजय को अंदर कमरे में भेज गीता राघव के पास आकर बोली, राघव तुम खड़े क्यों हो?
अंदर आओ, तुम यहाँ सोफे पर बैठो और मैं तब तक किचन में डिनर का काम देख कर आती हूँ। कुछ देर वहां अकेले बैठने के बाद राघव बोर होने लगा और उठकर लॉन में चला गया। जैसे ही वो लॉन में गया, उसने देखा कि स्नेहा वहां डांस प्रैक्टिस कर रही थी। राघव नहीं जानता था कि स्नेहा डांस भी करती है। उस शाम चांद की रोशनी में स्नेहा की खूबसूरती देख राघव के होश ही उड़ गए थे। राघव ने स्नेहा के लिए ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लग रहा था मानो उसे आज लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो, क्योंकि इससे पहले स्नेहा को अच्छी तरह से देखने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला था। राघव वहीं खड़ा खड़ा स्नेहा को डांस करते देख रहा था और स्नेहा की नजर अब तक राघव पर नहीं पड़ी थी। अचानक स्नेहा का पैर फिसला कि तभी राघव भागता हुआ गया और उसने स्नेहा को गिरते गिरते अपनी बाहों में संभाल लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पहली बार इतना करीब से टकराई थीं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो डूब से गए थे। राघव ने स्नेहा को अपनी बाहों में ही पकड़ा हुआ था और उन दोनों के होंठ धीरे धीरे करीब आने लगे थे। क्या राघव और स्नेहा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या गीता राघव की सोनल मेहरा से जान पहचान का फायदा उठाएगी? और क्या है बॉक्स में दिखे खूनी चांद का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी।